दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं गिरी मिशन स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं इतिहास। और जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि इतिहास शब्द जब आती है तो ये छोटा सा शब्द अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इतिहासकारों के द्वारा इस इतिहास की परिभाषा कई रूपों में दिया गया है। सभी इतिहासकार अपने अपने मत के अकॉर्डिंग परिभाषा देते हैं, तो इसका परिभाषा कई इतिहासकारों के द्वारा अलग अलग है, राइट। इतिहास शब्द जब आती है तो हमारे मन में एक बात आता है कि इतिहास में कौन कौन से भाग हैं। तो सबसे पहले तो हम बता दें आपको कि इतिहास में इसको चार वर्गों में हम लोग तोड़ लेंगे। सबसे पहले इतिहास की अगर बात होती है तो इसके कुल हम चार भाग में इसको हम बांट देते हैं। सबसे पहला जो भाग आता है वो आता है प्राचीन भारत का इतिहास। दोस्तों अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है इसमें लाखों वर्षों का इतिहास शामिल है। यानी लाखों वर्षों पहले जो घटना घटित हुई है उन सभी घटनाओं को हम अगर पढ़ना चाहें तो प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अगर सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो मध्यकालीन इतिहास आता है दोस्त। और मध्यकालीन इतिहास की अगर बात होती हो तो इसमें हजारों वर्षों का इतिहास शामिल है। यानी आप ऐसे कह लो कि इसमें हजारों वर्षों के इतिहास को आप पढ़ोगे। देन उसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास की जब बात होती है तो इसमें कई सौ वर्षों का इतिहास शामिल है, अर्थात कई सौ वर्ष की जो घटना है इसको हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत पढ़ेंगे। और देन उसके बाद आता है विश्व इतिहास, जो पूरी दुनिया का इतिहास होता है। पूरी दुनिया के इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि इतिहास को मुख्य रूप से हम चार वर्गों में बांट सकते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास और विश्व इतिहास। और इसके साथ साथ हमने ये भी जाना कि प्राचीन भारत का इतिहास लाखों वर्षों का इतिहास है, मध्यकालीन हजारों वर्षों का इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास कई सौ वर्षों का इतिहास है और विश्व इतिहास तो पूरी वर्ल्ड की हिस्ट्री है। चलिए इसको हम थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। दोस्त इतिहास को शुरू कहाँ से किया जा सकता है? आपके मन में एक सवाल हर हमेशा उठना चाहिए कि इतिहास को हम शुरू कहाँ से कर सकते हैं। तो इतिहास को शुरू करने के सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। मेरा मानना यहाँ पर यह है कि इतिहास हम शुरू करते हैं जहाँ से भारत की खोज होती है। तो दोस्त सबको पता होगा कि भारत की खोज होती है 1498 में। और 1498 से लेकर के 1947 जहाँ तक हमारा देश आज़ाद होता है, हम क्यों ना इस बीच के टर्म को उठा ले और इस बीच के इतिहास को पढ़ ले। तो हमें लगता है कि इस बीच के इतिहास को पढ़ लेने के बाद लगभग प्रश्नों का हम जवाब दे देंगे, राइट। तो 1498 ये सबके जुबां पे नाम होना चाहिए और ये ईस्वी होना चाहिए 1498। 1498 में आखिर होता क्या है? तो 1498 में जो होता है ये भारत की खोज होती है। यानी वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज की जाती है 1498 में। और 1947 में क्या होती है? तो 1947 में अपना देश स्वतंत्र होता है, अंग्रेजों के चंगुल से आज़ाद होता है। तो इस बीच के टर्म को अगर देखा जाए 1498 से 1947 के टर्म, इसको अगर कैलकुलेट किया जाए तो लगभग 449 वर्ष का ये इतिहास है। और ये 449 वर्ष के इतिहास को अगर हम अच्छे से पढ़ लेते हैं ना, तो मैं बता दूं दोस्त, दुनिया का कोई भी कंपटीशन यहाँ से एक भी क्वेश्चन लेके नहीं जा सकता है। क्योंकि ये 449 वर्ष का इतिहास अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहास है। और इन सभी पहलुओं को अगर पढ़ा जाए ना तो हमको नहीं लगता है कि हम एक से दो वीडियो, 5 वीडियो या फिर 50 वीडियो में इसको कवर कर सकते हैं। अगर एक एक पहलू के ऊपर अगर ध्यान दें तो हम इसको कवर नहीं कर सकते। चलिए संक्षेपण में हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कितने वर्षों के इतिहास को? लगभग 449 वर्षों के इतिहास को, राइट। तो दोस्त सबसे पहले बात आती है 1498 की। तो 1498 में तो सबको पता होगा कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत की खोज किया गया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो महत्वपूर्ण घटना जो है वो 1600 ईस्वी की है, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। और कब होती है? तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। उसके बाद हम अगर देखें तो 1757 में एक महत्वपूर्ण घटना घटती है। और वो घटना क्या हो जाती है? तो पलासी का युद्ध हो जाता है 1797 में, 1757 यानी 57 में, राइट। उसके बाद अगर देखें तो उसके बाद आप 1764 में पहुंचो। 1764 में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और बक्सर का युद्ध होता है।
हम संक्षेपण में आपको बतला रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रॉपर ढंग से इसको पढ़ाएंगे तो हमें लगता है कि ये काफ़ी सारा जो है ना समय लेगा और काफ़ी सारा वीडियो हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में मैं आपको एक संक्षेपण में इतिहास के बारे में बताता हूँ, थोड़ा संक्षेप करके, ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आगे पढ़ने में आपको सहूलियत मिले। तो 1764 में कौन सी घटना घटती है भैया मेरे? तो 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, राइट। और बक्सर के युद्ध के बाद आपको एक ऐसा समय आता है जो पूरे देश में क्रांति ला देती है। वो ईस्वी होता है 1857, और 1857 की क्रांति हर एक बच्चे बच्चे के जुबां पे होना चाहिए, क्योंकि ये क्रांति सबसे पहली क्रांति थी भारत को आज़ाद करने की क्रांति। लेकिन हमारे पास में उतनी जो है ना संख्या में लोग नहीं थे और उतनी संख्या में एकता नहीं था, जिस कारण से हम भारत को आज़ाद नहीं कर पाए। तो 1857 की जो क्रांति होती है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्रांति है। देन उसके बाद आता है 1885 का साल, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, और वहीं से सभी पार्टी इसमें जुटते जाते हैं और धीरे धीरे इस पार्टी को, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को, एक बड़ा रूप दे देते हैं। और इसके बाद हमारा देश सन 1947 में आज़ाद हो जाता है, यानी अंग्रेजों के चंगुलों से ये देश पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि 449 वर्षों के इतिहास को हम संक्षेपण में बता सकते हैं। लेकिन अगर एक एक बिंदु पर ध्यान दें, हर एक पहलू पर ध्यान दें, तो हमें नहीं लगता है कि हम इतने कम समय में इसको हम व्याख्या कर सकते हैं, राइट। अगर आगे की तरफ देखा जाए दोस्त मेरे, तो आधुनिक भारत का इतिहास, इस इतिहास को हम थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। जैसा कि आप सबको पता होना चाहिए कि हम ना बीच बीच का एक इतिहास उठा लेते हैं, जैसे कि 1498 से लेकर के, और अगर देखा जाए तो 1850 को हम एक टर्म में बांट देते हैं, और 1850 से लेकर के 1947 को हम लोग एक टर्म में बांट लेते हैं। और उसके बाद अगर पढ़ते हैं तो लगभग पढ़ने में भी जो है ना सहूलियत मिलेगा और अच्छे से हम इसको समझ भी पाएंगे। तो 1498 से लेकर के 1885 ईस्वी तक के भाग को आप लोग आधुनिक भारत का इतिहास का भाग 1 मान लीजिए, राइट। और 1850 से लेकर के 1947 ये जो भाग है इसको आप लोग भाग 2 मान लीजिए। और तब जाकर के इसको अगर विखंडन करके पढ़ा जाए तो वो काफ़ी बेहतर ढंग से इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है दोस्त, आते हैं 1885 से 1947, यानी मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग उठाते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के हर एक पहलू पर फोकस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1850 से 1947 का साल हम लोग पढ़ने वाले हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हुआ है ये भारत में आंदोलन होता है, और इस आंदोलन में हर तरह के लोग भाग लेते हैं। अगर मैं कहूं ऐसे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन होता कहाँ है, तो भारत में होता है। और इस आंदोलन में किसान वर्ग भी भाग लेते हैं, जनजाति भी भाग लेती है, धार्मिक लोग भी इस आंदोलन में भाग लेते हैं, सामाजिक लोग भी भाग लेते हैं, और क्रांतिकारी लोग भी इस आंदोलन में भाग लेते हैं। इस आंदोलन में गांव के तरफ से लोग आते हैं, जिला, प्रांत और राष्ट्र, यानी सभी तरफ से लोग आते हैं और इस आंदोलन में भाग लेते हैं। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसमें संपूर्ण राष्ट्र की भूमिका शामिल थी। तो बात करते हैं 1885 से लेकर के 1947 में जो एक महत्वपूर्ण घटना घटती है, वो महत्वपूर्ण घटना का नाम है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जहाँ से होती है वहीं से देश आज़ाद की नींव डल जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जहाँ से होती है वहीं से हमारा देश आज़ादी के लिए बुलंद होता जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है, एक क्वेश्चन मन में आना चाहिए। तो दोस्त, इसकी स्थापना होती है 28 दिसंबर 1885 को। डेट याद रखने की ज़रूरत है। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंतर्गत हम लोग क्या क्या जानेंगे, तो सबसे पहले तो हम इसकी पृष्ठभूमि के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या होनी चाहिए और क्या है, महत्वपूर्ण नेता इसमें कौन कौन जुड़े। उसके बाद कांग्रेस की प्रारंभिक संरचना के बारे में हम जानेंगे कि 85 में जब कांग्रेस की स्थापना हुई तो इसकी जो है ना शुरुआती संरचना कैसी थी। देन इसके बाद हम लोग जो है ना गठन के सिद्धांत को समझेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के सिद्धांत क्या हो सकते हैं, गठन का उद्देश्य क्या था, यानी इस पार्टी को बनाने का उद्देश्य क्या था। उसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन को समझेंगे,
और महत्वपूर्ण अधिवेशन इसका मुख्य भाग हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें ना महत्वपूर्ण अधिवेशन से क्वेश्चन सीधा सीधा उठा कर डाला जाता है। तो मैं आपको जितना भी यहाँ पर बात बताऊंगा ये पूरे इतिहास का निचोड़ बताऊंगा मैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। आप अगर कोई भी लेवल का तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो महत्वपूर्ण अधिवेशन समझेंगे, उसके बाद महत्वपूर्ण कथन समझेंगे, कांग्रेस के अंदर जो लोगों का कथन था, महत्वपूर्ण कथन हुए क्या सब हैं। तो इन सभी तमाम पहलुओं पर हम लोग फोकस करेंगे और जो है ना इन सभी चीज़ों को समझते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। बात करते हैं पृष्ठभूमि की। कांग्रेस की पृष्ठभूमि की बात अगर हम करें दोस्त, तो कांग्रेस की पृष्ठभूमि क्या हो सकती है? तो कांग्रेस की जो पृष्ठभूमि थी वो 57 की क्रांति समाप्त, सबसे पहले जो 57 की क्रांति हुई थी तो वो 1857 की क्रांति, मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि क्रांति के समय में ही देश आज़ाद हो जाता, लेकिन हमारे पास में एकता नहीं था, हमारे पास में लोगों की संख्या नहीं थी, इसीलिए हमारा जो है ना प्रयास अधूरा रहा। तो सबसे पहले तो इसकी पृष्ठभूमि में ये समझिए कि इसको गठन करने का उद्देश्य क्या था। पृष्ठभूमि में हम समझते हैं इसको कि क्रांति की समाप्त, आम लोग जागरूक हो, आम लोगों को जागरूक करना था। जितने भी लोग जो है ना हमारे भारत में रह रहे थे उन सबों को जो है ना जागरूक करना था, क्योंकि हमें लड़ाई लड़नी थी देश की आज़ादी के लिए। तो आम लोगों को जागरूक करना था, यदि हम संगठित होकर के अंग्रेजों से लड़े तो हम जीत सकते हैं। लोगों के प्रति जो है ना ये भावना लानी थी कि अगर हम सब जैसे अभी टूटे हुए हैं, अगर हम सब एक साथ एकजुट हो जाएं तो अंग्रेज यहाँ से भाग जाएंगे, अंग्रेजों की हम खटिया खड़ा कर सकते हैं। तो सब लोगों को जो है ना संगठित करना था। ठीक है, भारत के विभिन्न प्रांतों में राजनीतिक संगठनों का गठन करना था। यानी जितने भी भारत में प्रांत थे उस समय में 11 प्रांत हुआ करते थे, तो भारत में जितने भी प्रांत थे उन सभी प्रांतों में राजनीतिक संगठन बनाना था। ये था इसकी पृष्ठभूमि। नोट में आपको एक बात याद रखना है, आपको स्वतंत्रता से पूर्व कुल 11 प्रांत, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है, ठीक ना। स्वतंत्रता से पहले जो प्रांत था वो कितना था? 11 प्रांत था। इसी के साथ हम आज पृष्ठभूमि पर ही इस वीडियो को रोकेंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो काफ़ी लंबी हो और आप जो है ना ज़्यादा समय देना पड़े, इसीलिए मैं इस वीडियो को पार्ट में बनाने की कोशिश करूंगा और ये वीडियो को मैं यहीं पर रोकूंगा। लेकिन उससे पहले जाते जाते मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि ये वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप क्या इतिहास में इंटरेस्टेड हैं, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है ना कमेंट में यस या नो लिख करके मुझे सेंड कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आने वाले समय में मैं मॉडर्न हिस्ट्री आपको ऐसे पढ़ा दूंगा कि आपको लगेगा कि इससे अब कोई क्वेश्चन मिस नहीं होने वाली है। तो दोस्त, जाते जाते जय हिंद, वंदे मातरम।